डेविडसन मेंशन, जिसे लोग खौफ के कारण माफिया मेंशन भी कहा करते हैं। एक आलीशान हवेली के भीतर एक आदमी जिसने सिर्फ एक पैंट पहन रखी थी, उसकी गठी हुई सिक्स पैक वाली मस्कुलर बॉडी देखकर कोई भी कह सकता था ये सिर्फ जिम नहीं, जंग का मैदान जीत कर आया है। काले बाल, नीली आंखें, सांवला रंग, कद करीब 6 फीट 2 इंच। दाहिने हाथ में एक महंगी घड़ी चमक रही थी, वहीं उसी हाथ पर टैटू उकेरा हुआ था। उसकी गर्दन में एक काली माफिया स्टाइल चेन लटक रही थी, भौहों पर 2 शार्प कट्स और बाल जो आंखों तक गिरते थे, हल्के ब्राउन ब्लिच शेड में। वो आदमी सोफे पर बैठा था, सामने खड़ी थी एक लड़की, हाथ पैरों में लोहे की बेड़ियां। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, मासूम सी मगर डरी हुई। आदमी लगातार उसकी ओर घूरता रहा, लगभग 10 मिनट तक बिना एक भी शब्द कहे, और फिर वो धीरे से उठा। उसके ठोस कदमों की आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी। वो लड़की के करीब आया। लड़की की डरी हुई आंखें उस आदमी को घूर रही थी, मानो मदद की भीख मांग रही हो। वो आदमी शांत पर भीतर से तूफानी धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी उंगली से लड़की के चेहरे को छूने लगा, जैसे वो किसी खिलौने की जांच कर रहा हो। कमरे में खामोशी पसरी थी। बाकी खड़े लोग समझ चुके थे कि अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उसने अपनी उंगली लड़की की ठुड्डी पर फिराई और धीमी आवाज में बोला, माय डार्लिंग मारिया, मैं तुमसे प्यार करता था। वो थोड़ी देर रुका, जैसे कोई पुरानी याद उसे कचोट रही हो। सब कुछ था मेरे पास, पैसा, घर, गाड़ियां, सत्ता, शान और शौकत। मेरी कंट्री मेरे कंट्रोल में है। तुम्हें क्या नहीं दिया मैंने? उसकी आवाज में अब गुस्से का पुट था। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया मारिया, और अब जब गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वो थोड़ा पीछे हटा, लेकिन तभी लड़की चीख पड़ी, नहीं जैक, प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर रात तुम्हें खुश करूंगी, मुझे मत मारो। वो बुरी तरह रो रही थी। उसकी आवाज में डर, लाचारी और एक आखिरी उम्मीद थी। जैक रुक गया। एक पल के लिए उसने मुड़कर लड़की को देखा और फिर एक ठंडी हंसी के साथ बोला, रातों के लिए मुझे किसी नागिन की जरूरत नहीं है मारिया, मैं किसी और को देख लूंगा। इतना कहकर वो पलटा और कमरे में सन्नाटा छा गया। जैक ने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक निकाली, ट्रिगर दबाया और एक ही झटके में लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। मारिया की तड़पती चीखें कमरे में गूंज उठी और जैक, वो जोर से हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें जुनून था, वशीपन था और एक खतरनाक ठंडापन। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो ये है जैक डेविडसन, एक ऐसा नाम जिससे पूरा शहर कांपता है। एक ताकतवर इंसान, एक काला साया जिसे लोग माफिया बॉस से कम नहीं मानते। विदेशी होने के बावजूद उसका खून आधा हिंदुस्तानी है। उसकी माँ जेनी एक विदेशी और पिता मैक्स एक भारतीय। शायद यही वजह थी कि उसकी सोच में पश्चिम की चालाकी और पूरब की आग दोनों थी। जैक धोखा बर्दाश्त नहीं करता था। वो चीट करने वालों से नफरत करता था और उन्हें वो मौत देता था जो दुनिया में शायद ही किसी ने देखी हो। उसकी गर्लफ्रेंड ने जब उसे धोखा दिया तो उसने उसे भी अपने ही हाथों से मार डाला। वो कहता था, जो औरत मुझे बिस्तर में सुकून न दे सके वो मेरे करीब रहने लायक नहीं। उसकी उम्र थी 33 साल और ये बस उसकी कहानी की शुरुआत थी। तो अब आप मिल चुके हैं हमारे उस किरदार से जो आधा हीरो है और आधा विलेन। अब मिलिए हमारी कहानी की दूसरी अहम किरदार से, वानी बिरला। एक मासूम सी मुस्कान और तेज नजर वाली लड़की जिसकी चमकती गोरी त्वचा और आत्मविश्वास उसे सबसे अलग बनाते थे। वानी देश के नामी उद्योगपति करण बिरला की सबसे छोटी संतान थी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी, सबसे प्यारी और सबसे समझदार वानी अपने परिवार की जान थी। दिल्ली में उसका आज कॉलेज का आखिरी दिन था। उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर ली थी और कॉलेज ने उसके लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। लेकिन वानी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी उतनी ही अव्वल थी। उसे फुटबॉल खेलने का शौक था, जुनून की हद तक। कॉलेज में उसके दोस्त उसे प्यार से फुटबॉल लेडी चैंपियन कहा करते थे। और यह उपाधि यूं ही नहीं मिली थी, उसने अपने नाम कई मेडल और ट्रॉफियां कर रखी थी, महज 25 साल की उम्र में। वानी का परिवार भी उतना ही प्रतिष्ठित और प्रतिभावान था। उसकी माँ एक जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट थी और बड़ी बहन सुनैना ने भी वही पेशा चुना था। वानी का भाई रोहन पिता के साथ बिजनेस में हाथ बंटा रहा था। वह लॉन्ग इंडियन कॉर्पोरेशन का अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा था। शाम के 7 बजे दिल्ली नेशनल कॉलेज का माहौल रोज की तरह हलचल भरा था। छात्र छात्राएं अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त थे, लेकिन आज अजय के दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। जैसे ही वानी की कार कॉलेज गेट के पास आकर रुकी, अजय उसकी ओर तेजी से दौड़ा। वानी, अजय लगभग चिल्ला उठा। वानी कार से बाहर निकली ही थी कि अजय ने उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, वानी प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मना मत करना। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था, प्यार, डर और उम्मीद। कॉलेज के गेट के पास खड़े सभी स्टूडेंट्स की निगाहें अब उन दोनों पर थी। वानी ठिठकी। उसने अजय की नम आंखों में झांका, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर उभरी, लेकिन वो मुस्कान अजय के जवाब की तरह थी, नकारात्मक। वह कुछ कहे बिना पलटी और अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की इमारत की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे वह अपने सपनों की राह पर आगे बढ़ रही हो, जहाँ किसी भी रिश्ते के लिए अभी कोई जगह नहीं थी। अजय वहीं घुटनों के बल बैठा रह गया। सुबह तैयार होकर वानी अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गई। उसने पीछे से आकर अपने पापा के सिर पर हल्का सा किस किया और मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। फिर वह उनके बगल में बैठ गई। तभी उसकी भाभी नेहा आई और वानी को ब्रेकफास्ट शुरू करने के लिए कहा।
वैसे तो वानी की एक खासियत थी, वह बच्चों की तरह चॉकलेट शेक पीती थी और वह भी हर वक्त। उसकी यह आदत सबको प्यारी लगती थी, यही वजह थी कि वह सभी के दिलों में बसी हुई थी। आज वानी फ्री थी, उसने पिछले ही दिन अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया था। करण बिरला, वानी के पिता, उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, वानी बेटा, अब आगे करियर को लेकर तुम्हारा क्या प्लान है? वानी कुछ पल सोचते हुए बोली, पापा, मेरा मन है कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूं। ये सुनकर करण जी बेहद खुश हुए। उन्हें अपनी प्यारी बेटी से यही उम्मीद थी। भाभी नेहा और भाई रोहन भी मुस्कुरा उठे। लेकिन बांसुरी जी, वानी की सौतेली माँ को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उन्होंने नाराज होकर कहा, वानी, तुम एक लड़की हो, तुम बिजनेस कैसे संभालोगी? बांसुरी जी की यह बात करण जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, बांसुरी, कैसी बातें कर रही हो? आज के जमाने में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया है। तुम खुद एक डॉक्टर हो और तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर मेरी बेटी बिजनेस करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, न कि उसे रोकना। बांसुरी जी ने बस मुंह बनाया और चुप हो गईं। वानी जानती थी कि बांसुरी जी कभी उसे अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाएंगी, इसलिए वह किसी से उलझती नहीं थी। अपनी सौतेली माँ के आने के बाद वानी वाकई काफी समझदार हो गई थी। उसे पता था कि बांसुरी जी अपने बच्चों को तो प्यार देंगी, लेकिन उसे नहीं। 25 साल की उम्र में ही वह परिपक्व और आत्मनिर्भर बन गई थी। ब्रेकफास्ट के बाद वह बाहर निकली और अपनी कार लेकर चल दी। रास्ते में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड रेशु को कैफे में मिलने बुलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल्ली एयरपोर्ट। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर जैक नाम का एक विदेशी बिजनेसमैन भारत आ चुका था। वह एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आया था। उसे भारत की संस्कृति और यहाँ की जीवन शैली ज्यादा पसंद नहीं थी, खासकर उसे लगता था कि भारतीय लड़कियों में कोई खास आकर्षण नहीं होता। लेकिन आज उसकी ये सोच बदलने वाली थी। पिछली रात से शराब के अलावा उसने कुछ खास नहीं खाया था, इसलिए अब उसे कॉफी की तलब लगी थी। उसने दिल्ली के एक प्रसिद्ध कैफे, सनशाइन कॉफी कैफे, की ओर रुख किया। कैफे में पहुंचते ही उसे वहां की व्यवस्था कुछ खास पसंद नहीं आई। वहां बहुत भीड़ थी और टेबल्स भी उसकी पसंद के अनुसार नहीं थे। जैक वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से उसका महंगा चश्मा नीचे गिर गया और टूट गया। गुस्से में उसने सामने देखा और ठिठक गया। सामने खड़ी लड़की वानी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वह बेहद सुंदर लग रही थी। शर्ट, पैंट और टॉप में उसका आत्मविश्वास और सादगी उसे सबसे अलग बना रहे थे। वानी ने कुछ नहीं कहा और अपने फोन में बिजी रहते हुए रेशु के साथ साइड से निकल गई। जैक वहीं खड़ा रह गया। वानी की खूबसूरती और शालीनता ने उसे कुछ पलों के लिए रोक दिया था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सोच शायद गलत थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैफे में मुलाकात। वानी और ऋषु कैफे में बैठी कॉफी पी रही थी। तभी ऋषु के पास एक कॉल आया। उसके भाई अजय का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि हालत गंभीर है। कॉल सुनते ही ऋषु की आंखों से आंसू बह निकले। वानी ने उसे संभाला, गले लगाया और ऋषु जल्दी में वहां से चली गई। वानी को अजय के बारे में सुनकर दुख हुआ। वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि अजय जल्द ठीक हो जाए। कार चलाते समय भी उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि कोई कार उसका पीछा कर रही है, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे क्या पता था कि कोई उसकी तस्वीरें ले रहा है, और यह कोई और नहीं बल्कि जैक का ही आदमी था। डॉट डॉट डॉट। 2 दिन बाद शाम के करीब 8 बजे थे। वानी की कार हाईवे पर आराम से चल रही थी। वह तेज रफ्तार की शौकीन नहीं थी, सब कुछ सामान्य और शांत था। वो किसी दोस्त की पार्टी से लौट रही थी जब अचानक धाएं धाएं 2 गोलियां कार के टायर पर आकर लगी। स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों से छूटते छूटते बचा, लेकिन वानी ने किसी तरह कार को कंट्रोल कर लिया। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, माथे से पसीना बह रहा था। डरी सहमी वानी ने थरथराते हाथों से मोबाइल निकाला और अपने पिता को कॉल लगाया। वानी रोते हुए, हेलो डैडी, कोई मेरी कार पर गोली चला गया, प्लीज मुझे बचा लो। करण बिरला ने कॉल पर ही वानी को शांत रहने को कहा और तुरंत अपने सिक्योरिटी टीम को उसकी लोकेशन भेज दी। वानी ने कार लॉक कर ली, अंदर की लाइट बंद कर दी। तभी ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। डर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। करण बिरला कॉल पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुन चुके थे और अब वो खुद रोहन के साथ लोकेशन पर रवाना हो चुके थे। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा और 4 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। एक ने वानी की कार का दरवाजा तोड़ डाला। वानी की चीखें फोन के जरिए करण बिरला भी सुन रहे थे। तभी वानी के हाथ से फोन गिर गया। एक आदमी ने वानी को घसीटते हुए हेलीकॉप्टर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। वानी चीखती रही, खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ चुका था। इसी बीच लोकेशन पर मिस्टर बिरला और उनके बॉडीगार्ड्स पहुंचे, लेकिन वानी वहां नहीं थी। सिर्फ टूटी कार और कुछ गुमनाम निशान। वानी की आंखें खुली तो खुद को एक अजनबी आलीशान कमरे में पाया। वो एक किंग साइज बेड पर थी, कपड़े बदले हुए थे और शरीर में अजीब सी थकान थी। डर के मारे वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगी, एक महिला नौकरानी ने उसे जोर से अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। धीरे धीरे वानी को एहसास हुआ कि ये एक आम अपहरण नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा नाम है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला, जो बाकी नौकरानियों से अलग लगती थी, वानी के पास आई। वो जैक की नैनी थी, एकमात्र महिला जिसे जैक कभी कभी सुनता था। नानी धीरे से, माय चाइल्ड, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, डोंट क्राई लाइक अ बैड गर्ल। वानी ने उससे रोते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन नैनी की आंखों में मजबूरी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वानी को जबरन नहलाया गया, तैयार किया गया।
उसे नहीं पता था ये सब क्यों हो रहा है। लंच में उसे ऐसा खाना दिया गया जिसका स्वाद तक उसे अजीब लगा। भूख के मारे उसने सब खा लिया। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर में जलन शुरू हुई, तेज बुखार और बेहोशी का सा असर, शायद खाने में कुछ मिलाया गया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। धुंधली नजर में वाणी ने देखा, एक आदमी सिर्फ ट्राउजर पहने उसकी ओर बढ़ रहा था। वो कोई और नहीं, जैक था। उसकी आंखों में हवस थी। उसने वाणी को जबरन बिस्तर पर ढकेला। वाणी नशे में बेसुध थी, कुछ समझ पाने की हालत में नहीं थी। धीरे धीरे उसके कपड़े जमीन पर थे और जैक एक दरिंदे में तब्दील हो चुका था। घंटों बाद सब कुछ खत्म हुआ। जैक ने सिगरेट सुलगाए और मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वाणी बेहोश पड़ी थी, उसका शरीर टूटा हुआ, आत्मा बिखरी हुई। अब सिर्फ वाणी जानती थी कि वो कितनी गहरी तकलीफ में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन करण बिरला की बेटी का अपहरण, ये हेडलाइन दिल्ली के हर अखबार की पहली खबर बन चुकी थी। बिरला हाउस में मातम का माहौल था। नेहा रोहन से लिपटी रो रही थी। सुनैना की सांसें रुक सी गई थी। लेकिन इस हादसे की असली शुरुआत अभी हुई थी। जैक ने वाणी को कंबल से ढकते हुए एक गहरी सांस ली। आज वह खुश था, लेकिन उसके लिए एक और जरूरी काम बाकी था। वह धीरे धीरे नीचे हॉल में आया। सामने चारों आदमी खड़े थे, वही जिन्होंने वाणी को अगवा किया था। जैक ने मैक्स को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कुछ कहा। मैक्स का चेहरा सुनते ही सर पड़ गया। फिर उसने बिना कुछ कहे चारों को बाहर ले जाकर साइलेंसर से एक एक करके खत्म कर दिया। उनके शवों को हटाने के लिए आदेश देकर मैक्स वापस आया और जैक को सूचना दी। जैक ने जवाब में अपने गले से एक ब्लू डायमंड चेन निकालकर मैक्स की ओर फेंकी, एक तरह से इनाम। फिर वह नहाने चला गया। स्विमिंग पूल में कुछ वक्त बिताने के बाद उसने बाथरोब पहना, कपड़े बदले, लंच किया और सिगरेट जलाकर बाहर आ गया। बाहर देखा तो नैनी मैक्स को डांट रही थी, वाणी के लिए लाए गए कपड़े छोटे थे। जैक ने ये सुनते ही मैक्स को और कपड़े लाने का आदेश दिया, मगर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो इशारा कर रही थी। वाणी को कमजोर और असहाय देखना उसे संतोष दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वाणी का दृश्य। शाम होते ही वाणी की आंख खुली, मगर उसके सिर में तेज दर्द था। उसे समझ आया कि खाने में कुछ मिलाया गया था। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था, ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने शरीर को कंबल से ढकती रही, घबराहट और अपमान से कांपती हुई। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी सिरदर्द की दवा और कुछ कपड़े लेकर आई। वाणी ने कपड़े पहने, लेकिन वे भी ठीक से शरीर नहीं ढक पा रहे थे। डर और अपमान के बीच वह खुद से एक वादा कर चुकी थी, जिसने भी उसके साथ ये किया है वह उसे नहीं छोड़ेगी। कुछ देर में वाणी को डाइनिंग टेबल की ओर लाया गया। उसे खाना परोसा गया, मगर उसने उसे छुआ तक नहीं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, डार्लिंग खा लो, इसमें ड्रग्स नहीं है। वाणी ने घूमकर देखा, वो वही आदमी था जिससे वह एक बार रेस्टोरेंट में टकराई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वह दूर हटते हुए चीखी, तुमने ही ये सब किया है ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैक सिर्फ मुस्कुराया। उसने हाथ में पकड़ा ग्लास जमीन पर फेंका, कांच चकनाचूर हो गया। जैक उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वाणी ने साहस करके उसे जोर से धक्का दिया और एक थप्पड़ जड़ दिया। हवा में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे की घटनाएं। थप्पड़ खाकर जैक का चेहरा सख्त हो गया। वह बुरी तरह गुस्से में था। उसने पास खड़ी एक नौकरानी पर गोली चला दी, पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। वाणी सिहर उठी। जैक ने वाणी को दीवार से पकड़कर उठा लिया और गुस्से में बड़बड़ाया, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये कहते हुए जैक ने वाणी को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाकर फर्श पर धक्का दिया। उसका गुस्सा काबू के बाहर था। कुछ ही देर में कमरे में दर्द और डर का सन्नाटा फैल गया। वाणी, जो अब तक इस अजनबी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी, खुद को बेबस और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसके शरीर पर उस जुल्म के निशान थे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। कमरे के बाहर खड़े लोग उसकी चीखें सुन रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। जैक की आंखों में पागलपन हवस था और उसके लिए इस वक्त कुछ भी मायने नहीं रखता था। वाणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी, बदले की, लड़ाई की। उसने मन में ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन वो खुद को आजाद करके रहेगी और उस आदमी को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी। गार्डन में लगे एक चेयर पर जैक बैठा था। वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर चल रही थी, जिससे कि उसका चेहरा और खिलकर दिख रहा था। बैठा बस मजे से अपने सिगरेट को फूंक रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अभी वह कुछ वक्त पहले क्या करके आया था। वही कमरे में अंधेरा था। रूम के सभी खिड़की के पर्दे बंद थे। बेड पर वाणी बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। पूरे शरीर में बैट के मार के निशान छपे हुए थे, या नाखून और दांतों से नोचे हुए निशान भी थे। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो वाणी के साथ जबरदस्ती हुआ था, वह भी जैक ने किया था। वह दर्द से करहा रही थी। उसने अपनी आंखें खोलने भर की भी हिम्मत नहीं थी। उसके होठों से एक ही आवाज बहुत धीमी मध्यम मात्रा में निकल रही थी, मुझे मत मारो। वाणी की ऐसे दर्द से कराहती हुई मध्यम आवाज सुनकर किसी का भी दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता, लेकिन उस दरिंदे जैक का कुछ नहीं हो सकता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा वाणी के साथ ऐसा सब करके। वाणी के ऊपर बस एक ब्लैक कलर की चादर पड़ी थी, जिसने उसके आधे शरीर को ढक रखा था, एंड उसका आधा शरीर अभी भी चादर के बाहर था। वाणी अगर थोड़ा भी हिलने की कोशिश करती तो उसे अपने शरीर में मारने और दांत से काटने की जगहों पर हद से ज्यादा दर्द होता। वही कुछ नौकरानी बाहर खिड़की से ही वाणी को देख रही थी। उन्हें ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उनके दरिंदे बॉस ने उस मासूम से लड़की के साथ क्या किया था। एक मैन ने इतनी हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट पर लगा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और वह सब मेट्स वहां एक कोने में दुबक कर खड़ी हो गई। सिक्योरिटी अलार्म की आवाज बाहर तक आए। जैक तुरंत चेयर से उठा और अंदर चला गया। जैसे ही वह अपने रूम के करीब आया, उसने देखा कि वहां 5-6 मेट खड़ी थी जो डरी हुई थी।
पता नहीं क्यों लेकिन जैक ने उन्हें एक नजर भी नहीं देखा और डायरेक्ट अपने फिंगरप्रिंट लगा के सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर दिया। जैक अंदर चला गया, रूम को इंटरलॉक करके पूरे रूम का टेम्परेचर मीडियम करने लगा। जब टेम्परेचर नॉर्मल कूल हुआ तब जैक अपनी बेड की तरफ गया। उसने देखा वानी की आधी बॉडी ढकी हुई है और आधी बॉडी दिख रही है। अभी भी वानी की आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे हैं। वानी को ऐसी हालत में देख जैक को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे तो मजा आया। वानी के शरीर के अंगों के साथ खेलने में वह सच में एक हैवान ही था। जैक वानी के पास गया, उसके बदन से चद्दर हटा दी। उसके सामने वानी की बॉडी थी। जैक अपनी वानी को अपनी गोद में उठाया। जैक बाथरूम में ले गया। उसने उसे डायरेक्ट बाथरूम में बने एक सुंदर से नीले नीले पानी वाले स्विमिंग पूल में छोड़ दिया। वानी उस वक्त खुद को नहीं संभाल पा रही थी। जब वह बेड पर थी तो वह हिल भी नहीं पा रही थी और वह स्विमिंग पूल में गिरी तब वह खुद को कैसे डूबने से बचा पाती। आखिर में वह डूबने लगी और पानी के अंदर समाने लगी। जैक तुरंत पानी में कूदा। जैक ने वानी के हाथों को पकड़ा और पानी के ऊपर खींच लिया। वानी की आंखें अब भी बंद थी। वानी को होश नहीं था कि क्या हो रहा है, बस उसे इतना पता था कि वह पानी में डूब रही थी और अब वह गहरी गहरी सांसें भर रही थी। वानी के दोनों हाथ जैक के गले पर बंधे हुए थे। उसका सिर जैक के सीने पर था और उसकी बॉडी जैक की बॉडी से सटी हुई थी। जैक को अच्छा लग रहा था वानी का उसे पकड़ना, लेकिन वह भी जानता था कि वानी अगर अपनी होश में होती तो वहां जैक को टच तक नहीं करती। कुछ वक्त वानी की बॉडी के साथ खेलने के बाद जैक ने उसे बाथटब में लिटाया और उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगा। उसने आज तक वानी जैसी लड़की कहीं नहीं देखी थी। कई विदेशी लड़कियां थी उसके पास जो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन उनमें वानी जैसी कोई भी फीचर्स नहीं थे। वानी की कमर, वानी की गर्दन, वानी की हॉट सटेक कुछ अलग था। कुछ वक्त बाद जैक वानी को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया और उसके कपड़े मंगवाए। एक मैड ने डरते डरते वानी के कपड़े लाकर जैक को दिए और वहां से रफू चक्कर हो गई। जैक ने वानी को कपड़े पहनाए और उसे वापस बेड पर वैसे ही लेटा दिया। जैक ने वानी को एक स्लीपिंग ड्रग्स दी जिसे लेने के बाद वानी गहरी नींद में चली गई। जैक वापस इंजेक्शन को डस्टबिन में फेंक बाहर चला आया। उसने अपनी कार की चाबी उठाई, रेडी होकर मैक्स के साथ और बॉडीगार्ड के साथ निकल गया। वही इंडिया में दिल्ली में कोहराम मचा था। पूरी दिल्ली की पुलिस हैंड, पूरे मुंबई की पुलिस एक एक कर हर इंडियन माफिया के घर की तलाशी ले रहा था और मिस्टर बिरला के सभी दुश्मनों के घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन उन्हें वानी कहीं नहीं मिली। मिस्टर बिरला अपने सर पर हाथ रखकर रो रहे थे। उन्हें अपनी लाडली बेटी की बहुत याद आ रही थी। 3 दिन हो गए थे, वह वानी का कोई अता पता नहीं था। वही मिसेज बिरला को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वही रोहन और नेहा परेशान थे। उन्होंने सीआईडी से हेल्प लेने की सोची। मिस्टर बिरला एंड रोहन सीआईडी से मदद लेने की सोच रहे थे, क्योंकि जिस तरह से वानी गायब हुई थी पुलिस तो उसे खोजने से रही। पुलिस ने अपनी सारी दम लगा दी, लेकिन इन 3 दिनों में वानी की खोज में एक भी सबूत नहीं मिला। मिस्टर करण और रोहन सीआईडी से मदद मांगी। मिस्टर बिरला ने साफ साफ कह दिया कि जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरी बेटी खोज कर दो। सीआईडी ऑफिसर काफी होनहार थी। उन्हें उस जगह के पास ले जाया गया। वह बहुत तेजी से अपना काम शुरू कर चुके थे। वही अजय की हालत अब पहले से थोड़ी ठीक थी। जब से उसे पता चला था कि वानी गायब हो चुकी है वह थोड़ी परेशान था। ऋषु और ऋषु की पूरी फैमिली भी वानी के लिए बहुत परेशान थी। असल में ऋषु और उसकी फैमिली को अजय और वानी के झगड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो बस यही समझते थे कि अजय और वानी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अजय के दिल में वानी के लिए कुछ और ही था और वानी के दिल में उसके लिए कुछ नहीं था। वो तो उसे दोस्त जैसा मानती थी। यहाँ डेविडसन मैंसन में रात के 3 बजे बज रहे थे। वानी अभी नींद में थी। ड्रग्स का नशा जो था उस पर अब उसे होश तो अगले दिन ही आना था। जैक रात को 3 बजे लौटा। उसे पता था वानी अभी सो रही होगी। वह काफी थक चुका था। वही मैक्स को भी मैड ने सब बता दिया था कि जैक ने क्या किया है वानी के साथ। मैक्स जानता था जैक का कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन उस दिन के बाद से वह बूढ़ा व्यक्ति कभी दिखाई नहीं दिया। जैक जाकर अपने रूम में फ्रेश होने लगा। कुछ वक्त बाद वह निकला एंड उसकी नजर वानी पर गई। वानी को वो जैसे लेटा कर गया था, वानी अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। जैक की नजर वानी के सीने पर गई। उसे वानी का बॉडी शेप देखकर फिर से मन में एक लालसा जागने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था वानी सो रही है या जाग रही है। जैक वानी के पास गया और उसके टी शर्ट को खोल दी। डॉट 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 वानी को इधर उधर देखने लगा। जैक से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। वह वानी के कपड़े को निकाल उसकी बॉडी को मसलने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से उसने उस पर नाखून मार दिया, जिससे कि काफी गहरा खरोच पहुंचाया, लेकिन वानी तो सो रही थी। वह भी नशे की हालत में, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ वक्त बाद जैक ने उसे उसके कपड़े पहना दिए और वह जाकर वानी को हक करके सो गया। सच में हैवान था। अपने से 8 साल छोटी वानी के साथ इतना गलत कर रहा था। उसे उसके कर्मों की सजा भी जल्दी मिल जाएगी। अगले दिन जैक की नींद खुली तो उसने देखा वानी को काफी तेज बुखार था। जैक को पता था इस बुखार का रीजन क्या है। जैक उठा और अपने बैग के साइड ड्रॉवर से एक इंजेक्शन निकाल लिया और वहीं पर लगी एक ड्रॉवर से एक शीशी निकाल ली। जैक ने इंजेक्शन में दवा ली, वानी के हाथों पर लगा दी। शायद वानी को ड्रग्स का अलग ही असर पड़ रहा था, या फिर वह ड्रग्स उससे और नुकसान कर रही थी। जैक उठा एंड शावर लेकर वहां से निकल गया। उसने अपने लिए ब्रेकफास्ट लिया, वानी के लिए भिजवा दिया। जैक को पता था कि कुछ ही टाइम में वानी उठ जाएगी, क्योंकि उसने उसे एंटीबायोटिक दिया था। जैक ने अपनी गन उठाई और उसके मेंशन में बने ही एक ट्रेनिंग रूम में चला गया, जहां पर वह शूटिंग की और फाइटिंग की प्रैक्टिस किया करता था। मैक्स भी आ चुका था। मैक्स को आज सुबह सुबह अपने माँ से फिर बहुत सारी डांट सुननी पड़ी थी। असल में मैक्स नैनी का बेटा था, जो कि बचपन से जैक के साथ रहा था। फिर उसने जैक का थोड़ा बहुत भरोसा भी जीत रखा था। यहाँ कमरे में करीब आधे घंटे में वानी पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसे सब कुछ याद आ गया जो उसके साथ पिछले दिन हुआ था। सब सोचकर कि आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि ऐसी जिंदगी के बारे में उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी नहीं सोचा था। वानी ने देखा उसके शरीर पर अभी भी मारने के निशान है, उसके सीने पर नाखून के निशान है और उसकी
पूरी बॉडी में बाइट और नाखून के निशान है। वानी जानती थी कि उसके साथ जबरदस्ती हुआ है और वानी अब जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब एक लड़की के साथ इतना कुछ हो जाता है ना, तो वह लड़की जिंदगी से मुंह मोड़ने की सोचती है। और यही वानी ने सोच लिया। वह बहुत नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि पिछले दिनों उसके साथ जो जो हुआ वह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। जब उसकी माँ मरी थी तब वानी को इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ उसे अब हो रही थी अपने साथ ये सब होने पर और मारपीट के हादसे होने पर। एक मेड आए और वह जाकर नैनी को बुला लाए। नैनी ने जब सुना था कि वानी के साथ जबरदस्ती किया है जैक ने, तो उनकी भी रूह कांप गई थी। नैनी जल्दी से दौड़ते हुए वानी के पास आए और उसे अच्छे से बेड पर बैठाया। वानी के शरीर में अब भी बैट के मार के निशान थे और वह साफ साफ दिख रहे थे। नैनी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ बोलने का फायदा भी नहीं है। उन्होंने बस वानी को जूस पिलाया जो कि वेजिटेबल का था, और जैक ने उसके लिए मिल्क शेक भी ऑर्डर करवा दिया था, क्योंकि जैक ने वानी को जब देखा था तो उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री निकलवा ली थी। तब उसे पता चला था कि वह वानी कहाँ जाती है, इसका क्या चक्कर है, वानी की जिंदगी के बारे में सब कुछ। वानी ने जब मिल्क शेक देखा वह हैरान रह गई, लेकिन बिना देरी के उसने उसे ले लिया और पी लिया, क्योंकि अगर वह उसे नहीं खाती तो वहाँ पक्का मर जाती, क्योंकि उसने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया था। हालांकि उसे प्रोटीन इंजेक्शन भी दिए गए थे जिससे कि ड्रेस का बुरा असर ना हो उस पर। वानी ने नैनी से कुछ भी नहीं बोला, बस वह ब्रेकफास्ट करके वापस से अपने बेड पर करवट बदल कर लेट गई, क्योंकि अभी उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह खुद उठकर बैठ सके। वह लेटी ही थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसके आंखों के कोनों से तकिए पर कर रहे थे, जो साफ साफ बयां कर रहे थे कि उसकी तकलीफ इतनी है कि जितना कोई सोच भी नहीं सकता। वानी के आंख से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो तड़प रही थी। पिछले दिन उसे कितनी मार पड़ी थी। उसे एक थप्पड़ के बदले जैक ने उसे 100 बेल्ट मारे थे। वानी सब सोचकर सिहर गई थी। सब जैसे जैसे याद आ रहा था वैसे वैसे उसकी तकलीफ बढ़ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपनी प्राइवेट एरिया पर टच करने की। भारी कीमत चुकाई थी उसने एक थप्पड़ की। वानी ने अब जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो मर जाना चाहती थी। कुछ वक्त बाद ही जैक थका हारा सा ट्रेनिंग रूम से निकला और हॉल में आया और सोफे पर बैठकर एक मेड से उसने एक एनर्जी ड्रिंक मंगवाए और एक बियर की बोतल उसने उसी एनर्जी ड्रिंक में मिलाकर पी गया। जैक अपने एनर्जी ड्रिंक को पीते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया और उसने रूम ओपन किया। उसकी नजर सबसे पहले वानी पर गई। उसने देखा वानी बेड पर एक करवट लिए पलटी लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, इन आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैक ने उसे इग्नोर किया और सीधे वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद जैक टॉवल से अपना फेस पोंछते हुए रूम में आया, तब भी उसने वानी को नहीं देखा। जैक जाकर अपने रूम के सोफे पर बैठ गया। वो सोफे में बैठा था। उसकी नजर वानी की पीठ पर थी, जहां उसे बैट के निशान साफ साफ दिख रहे थे। निशान को बड़ी गहराई से देखने के बाद जैक ने अपने ड्रॉवर से एक ऑइंटमेंट निकाला और बैग की तरफ बढ़ गया। उसने वानी के ऊपर से ब्लैंकेट उतार कर फेंक दिया और वानी की बाजू को पकड़कर उसे उठाया। वानी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके मुंह से आह निकल गई। दर्द भी लगने लगा। दर्द के कारण उसकी आंखों से और आंसू निकलने लगे। तभी जैक की नजर वानी के पैरों पर गई। जैक की नजर जहां भी जाती उसे हर जगह बैट के निशान ही दिखते। जैक ने वानी को खींचते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा किया। वानी ने तुरंत उसके कंधों को पकड़ लिया, क्योंकि वह अपने पैरों पर भी ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैक ने अपने कंधे से उसका एक हाथ उतारा और उसके हाथ के ऊपर उसकी हथेलियों पर ऑइंटमेंट रखते हुए बोला, पुट इट ऑन योर स्किन। जैक ने कहा और वानी को अलग कर दिया खुद से। वानी संभाल नहीं पाई, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जैक मुड़ चुका था। जैसे ही उसने वानी के गिरने की आवाज सुनी, वह पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। कुछ वक्त से देखने के बाद जैक ने वानी को उठाया और बिस्तर पर धकेल दिया। वानी बेसुध सी बिस्तर पर गिर पड़ी। जैक रूम से निकला गया और हाल में जाकर नैनी को और 2 नौकरानियों को बुलाया और गुस्से में बोला, अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन हिज बॉडी। जैक बोला और वहां से चला गया। नैनी और नौकरानी तुरंत भागती हुई जैक के कमरे में गई। वो वहां वानी को बिस्तर पर बेसुध सा पड़ा देख सहम सी गई। नैनी के मुंह से अचानक ही निकल गया, ओह माय चाइल्ड। नैनी ने तुरंत वानी की ड्रेस खोली और मरहम लगाने लगी। वानी के शरीर पर बैट के निशान ऐसे थे कि वो देख सहम गई। वो जहां ऑइंटमेंट लगती, अगर थोड़ा सा भी हिल जाता तो वानी के मुंह से आह निकल जाती और उसकी आंखों के कोनों से आंसू भी। वानी की ऐसी हालत देख नैनी और नौकरानियों की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वानी के दूध से गोरे बॉडी पर बैट के काले पटचुप के निशान किसी को भी डरा सकते थे। कुछ वक्त बाद वो लोग वहां से निकल गए। तभी नैनी ने वानी के माथे को चूमते हुए कहा, ओह माय चाइल्ड, गॉड सेव यू फ्रॉम जैकी। नैनी ने कहा और वहां से नहीं चाहते हुए भी चली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था अब ये लड़की क्या करने वाली है। वानी ने रोते हुए अपने बाजू में देखा, जहां पर फलों की टोकरी में चाकू पड़ा हुआ था। वानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक बार अपने मन में अपनी फैमिली को याद किया और मन ही मन बोली, सॉरी डैडी, आपकी वानी बहुत बहादुर है, लेकिन अब जी नहीं पाऊंगी मैं। आई एम सो सॉरी डैडी, आपकी वानी आपको बहुत याद करती है। इतना सोचने के बाद वानी जैसे तैसे करके चाकू तक पहुंची और चाकू ले ली। आज वो बुजदिल वाला काम करने जा रही थी। वानी ने अपने आंसू को चाकू पर गिरते हुए देखा। उसके बाद उसे भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे माफ करना। इतना कहते ही वानी ने अपने हाथों पर चाकू रखी और एक झटके में खींच लिया, जिससे उसके खून के छींटे उसके चेहरे पर आ गए। कुछ ही सेकंड में वो बेहाल सा बिस्तर पर पड़ी थी। आंखें बंद थी, लेकिन शायद वो अंधेरे आंसू निकलना बाकी था। वानी के चेहरे पर दर्द और साफ दिख रहा था। आधा घंटा बीत चुका था, खून भी सूख चुका था अपनी जगह। वानी के आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ रहे थे, जो बता रहे थे कि उसका शरीर कितना कमजोर हो चुका था। आधे घंटे बाद जैक वापस अपनी मेंशन आया। वह डायरेक्ट अपने कमरे में गया। जैसे उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसके सामने वानी पड़ी थी बेड पर, जिसके चेहरे पर खून के छींटे पड़े थे। जैक कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर धीमे धीमे कदमों से बेड के करीब आ गया। जैसे उसके बेड के नीचे खून और बेड पर खून और वानी के हाथों से बहरा खून देखा।
उसकी आंखें थोड़ी डर गई। जैक तुरंत वानी के पास गया और उसके सांसों को चेक किया। जैसे ही सांसों को महसूस किया, जैक ने तुरंत रुमाल निकाली और वानी के कलाई पर बांधी। वह रूम से बाहर निकल गया। उसके चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वह काफी सीरियस था। जैक तुरंत हॉल में उन सोफे पर बैठ गया और सोफे से अपना सिर टिका लिया। कुछ मिनट सोचने के बाद उसने फोन निकाला और अपनी मॉम को कॉल कर दिया। कुछ मिनट अपनी मॉम से बात करने के बाद उसकी मॉम कुछ आधे घंटे में वहां आ गए। उनके हाथ में बैग था। जैक तुरंत अपनी मॉम को लेकर अपने रूम में गया। वहां पर वानी अभी भी वैसे ही पड़ी थी। जैक की मॉम ने वानी को ऐसे बेड पर देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने जैक को रूम से बाहर जाने को कहा। जैक चला गया। जैक की मॉम एक डॉक्टर है, इसलिए जैक ने उन्हें बुलाया वानी का ट्रीटमेंट करने के लिए। कुछ 15 मिनट बाद जैक की मॉम रूम से बाहर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वह जैक पास आए, उसे डांटते हुए बोली, जैक दिस इजी क्राइम एंड यू विद द गर्ल, हाउ कैन यू डू दिस। जैक की मॉम ने उसे चिल्लाकर कहा, जिससे जैक ने अपनी आंखें नीचे कर ली। उसे शर्म नहीं आ रही थी और ना ही डर लग रहा था, लेकिन वह इरिटेट फील कर रहा था। उसे किसी की भी ऐसे चिल्लाने की आवाज मंजूर नहीं थी, अपनी मॉम एंड डैड के अलावा, और अपने मॉम एंड डैड खिलाफ किसी की नहीं सुनता था। जैक ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। तभी उसकी माँ ने पीछे से चिल्लाकर कहा, कांट डू दिस अगेन, सी वाज अ वीक गर्ल, आई वांट यू। जैक की माँ ने उसे चिल्लाकर बोला और तेज कदमों से वहां से चली गई, जैसे उनके अंदर बहुत गुस्सा हो। जैक रूम में गया और उसने जब वानी को बेड पर ठीक से लेटा देखा, वह बस उसे एक जगह खड़ी होकर देखने लगा। उसके बाद उसने मेड्स को बुलाया और वानी को गोद में उठाया और दूसरे रूम में ले चला गया। अपने रूम को पूरी तरह से चेंज करने को बोल मेड ने जब रूम को देखा तो उनकी तो आंखें भी खुली की खुली रह गई। उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतना सारा खून पूरे चादर पर, पूरे बेड पर और पूरे जमीन पर फैला हुआ था। तो वही जैक दूसरे रूम में गया और वानी को बेड पर पटक दिया। वानी तो बेहोश थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से आह निकल गई जो बहुत ही दर्द भरे थे। जैक से उसके कपड़े निकाले और उसके खून लगे हुए कपड़े ही बदल दिया। उसके बाद वह खुद वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होने लगा। उसकी आंखों में जैसे कोई चिंता नहीं थी वानी के लिए। फ्रेश होकर आया, एक सोफे पर बैठ वानी को एक टक घूरने लगा। जैक सोच रहा था कि उसे वानी को मारने के लिए छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उसके मन में यह नहीं चाह रहा था। वह बार बार अपने मन से हार रहा था। उसका मन बार बार यही कह रहा था कि वह वानी को जल्दी से जल्दी ठीक करो। जैक बैठा ये सोच रहा था कि उसने वानी को क्यों बचाया। उसके लिए तो लड़कियां मायने ही नहीं रखती, उससे भी तो वानी को ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए था मरने के लिए। बाद में वह किसी और लड़कियों को अपने पास ले आता, लेकिन वह ऐसा कर क्यों नहीं पाया। ये सब बैठकर वानी को घूरते हुए सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने वानी का दर्द से भरा मासूम सा चेहरा था, जिस पर अब बेहोशी की हालत में भी आंसू निकल रहे थे। वह बैठा बस कुछ देर तक वानी को घूरता रहा। वहीं दिल्ली में सीआईडी वालों ने अपना काम शुरू कर दिया था। वह कुत्ते की धुन की तरह पीछे पड़ गए थे, पर उन्हें अब तक एक या दो से ज्यादा कोई खास सबूत नहीं मिला था। काफी खोज पड़ताल के बाद उन्हें वहां एक आदमी के हाथों की घड़ी दिखी, जो कि काफी महंगी की थी और वह इंडिया के बिल्कुल नहीं लग रही थी। सीआईडी वालों को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कुछ और ही हुआ है जो कि उनकी समझ के परे है। सीआईडी वालों के पास स्पेशल कुत्ते होते हैं। उन्होंने वानी की फोन से स्मेल कराकर अपने आजू बाजू हर जगह सुंघाया, लेकिन कुत्ते बार बार अपना मुंह आसमान की तरफ उठा ले रहे थे, जिसने कि वह कहना चाह रहे हो कि वानी को यहाँ से उड़ा कर ले जाया गया है। तभी सीआईडी के ऑफिसर ने कुछ सोचा एंड वहाँ से निकल गया। ऑफिसर और कोई नहीं था, वह ऑफिसर था साहू सिंह। काफी होनहार ऑफिसर होने के लिए उसे माना जाता था। उसने काफी केसेस सॉल्व किए थे। मिनिस्टर बिरला के घर गया एंड उनसे कुछ पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि मिस्टर बिरला वानी के चिल्लाने से पहले हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि अब केस काफी बड़ा हो चुका है एंड वानी को जमीन से नहीं आसमान से ले जाया गया है। साहू सिंह ने तुरंत कनेक्शन करके कुछ टेक्नोलॉजी द्वारा पता करवाने की कोशिश की कि उस रात उस एरिया में टोटल कितने फ्लाइंग कनेक्शन से, जो कि कितनी प्लेन्स यहाँ से उड़ी थी एंड कितने हेलीकॉप्टर से यहाँ से उड़ रहे थे। इससे पहले चीजें पता चलती कि वह हेलीकॉप्टर की डिटेल मिल जाती है एंड उन्हें वानी को खोजने में काफी मदद मिलती है। अगले दिन जब वानी को होश आया तब तक जैक वहां से जा चुका था। वानी ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो जिंदा बचेगी। वानी ने खुद को देखा और फिर अपना चेहरा अपनी हाथी में छुपाकर रोने लगी। वो अपनी आखिरी आंसू तक रो लेना चाहती थी, लेकिन सयाद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वानी को रोते हुए विंडो से नैनी और जैक की मां देख रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि वानी रोए। हालांकि वो भारतीय नहीं थी, लेकिन उनके पास भी दिल था। जैक की मॉम ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वहां से चली गई। नैनी भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से जाना ही ठीक समझा। कुछ वक्त बाद एक नौकरानी आए और वानी को फ्रेश होने में मदद की और वही नाश्ता करवाया। वानी को सब कुछ याद आ रहा था। वानी के दिल में हो रहा दर्द वानी के अलावा कोई समझ नहीं सकता था। वानी को दवा की वजह से फिर नींद आ गई। शाम को करीब 6 बजे वानी की नींद खुली। वानी की आंखें खुली तो उसके सामने जैक था, जो सयाद किसी फाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त था। वानी आंसू भारी नजरों से जैक को घूरने लगी। उसे अपने साथ हुए हर एक चीज याद आने लगी। वानी ने अपनी नजर फेर ली। वो बस करवट फेर कर लेटी रही। वो फूटी आंखें उस दरिंदे को नहीं देखना चाहती थी। कुछ वक्त बाद जैक उठा और जाकर बिस्तर के दूसरे साइड वे से ही करवट लेकर लेट गया। वानी की नजर उसे मिली तो जैक को देख उसे अपनी आंखें बंद कर ली। जैक उसे ऐसा करते देख कुछ खास प्रतिक्रिया न देते हुए बस उसे देखता रहा। कुछ 20 मिनट बाद वानी ने अपनी आंखें खोली तो देखा जैक अभी भी बस उसे देख रहा था। जैक ने बिना कोई खास प्रतिक्रिया दिए कहा, डोंट क्लोज योर आईज। जैक ने कहा तो वानी को मजबूरन अपनी आंखें खोली कर रखनी पड़ी। जैक ने उसे बस बिना कोई रिएक्शन देते हुए देखता रहा। कुछ वक्त बाद वो उठा और वानी के बिस्तर की तरफ आया और अपना हाथ बढ़ा दिया। वानी उसके उन हाथों को देख डर गई, लेकिन डरते हुए भी उसे उठना पड़ा। वानी उठी और खड़ी हुई तो जैक ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। वानी डर गई, लेकिन उसने जैक को नहीं पकड़ा। जैक चलते हुए बालकनी में गया। शाम होने को थी, इसलिए हल्की हल्की धूप दिख रही थी।
वानी को वहाँ एक सोफे पर बैठा दिया। वानी को उस इंसान से नफरत हो रही थी, लेकिन मजबूर थी। कुछ वक्त की शांति के बाद वानी ने जैक की तरफ देखा और डरते हुए कहा, सर प्लीज लीव मी। जैक ने उसकी दर्द भारी आवाज सुनी तो बस उसे देखता रहा। उसने उसके आंखों को देखा, जिसमें ना जाने कितना दर्द था। वानी को नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला था। उसे डर से अपना फेस झुका लिया। जैक ने वानी का फेस ऊपर किया और उससे किस करने लगा। वानी की आंखें डर की वजह से बंद थी, वही जैक वानी में खोया हुआ था। कुछ वक्त बाद जैक ने वानी को छोड़ दिया और उसके आंसू को साफ करते हुए कहा, एंजॉय द टाइम विद मी, आफ्टर दैट आई कैन लीव यू। जैक ने कहा तो वानी को बहुत ही गंदा लगा। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी तक आदमी का हत्या कर देती। जैक ने वानी की तरफ बिना देखे ही फिर से कहा, लेट्स टेक SHAWER टुगेदर। वानी की रूह कांप गई ये सुनकर। वो उसके साथ शावर लेना को भी मजबूर थी और वही उसे शावर के लिए ले जा रहा था। जैक ने वानी को फिर से अपने गोद में लिया और शावर लेने चला गया। वानी को भी मजबूरन ये शावर लेना पड़ा। 8 बजे वानी और जैक तैयार हो चुके थे। जैक ने वानी का हाथ पकड़ा और तेज कदमों से डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। वानी बड़ी मुश्किल से चल रही थी, क्योंकि पैरों की चोटें अभी भी ठीक नहीं हुए थे। वो दोनों डिनर करने लगे। वानी को वो सब खाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो सब नैनी ने वानी के लिए बनाया था। जैक ने अपना डिनर खत्म किया और वहां से बाहर निकलते हुए वानी को बाहर चलने को कहा। वानी की आंख में आंसू थे, क्योंकि इतने दिनों में वो आज दूसरी बार बाहर निकल रही थी। वानी धीमे धीमे चलते हुए बाहर गई। वहां उसके सामने एक काला रंग की एक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। वानी जैक को देख रही थी, जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा था और वानी को घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि बैठने के लिए। वानी बैठी ही थी कि जैक ने एक स्पीड में कार गेट के बाहर ले ली। डॉट डॉट वो रात के समय था, सड़कें खली थी। वो बिना स्पीड पर ध्यान दिए कार ड्राइव कर रहा था। डॉट डॉट कुछ पल बाद वो रुका। वानी को अब जाकर होश आया। वानी ने देखा वो एक रिवे गार्डन था जहाँ बस उसके लिए गॉड्स खड़े थे। वो दोनों अंदर चले गए। जैक ने वानी को छोड़ दिया वहीं पर और खुद एक सिगरेट के साथ वहीं बैठा गया। वानी वहीं लगे टेबल पर बैठी थी। उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। वो ये सब नहीं चाहती थी। उसे दिल्ली वापस अपने पिता के पास जाना था। वो अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। वो सबसे मिलकर अपना दुख बताना चाहती थी। जैक बस वानी को देख रहा था, जो कि बस उदास वहीं बैठी थी। वो नहीं जानता था एक लड़की को कैसे खुश किया जाता है, लेकिन वो अपने आप में कंफ्यूज था कि वो इस लड़की के लिए ये सब कर क्यों रहा था। वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और कुछ सोचते हुए वानी के करीब जाता है और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए पूछता है, क्या तुम अपने परिवार को मिस कर रही हो। वानी जैक का सवाल सुनकर बस हाँ में सर हिला देती है। जैक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसकी आंखों में उलझन थी और दिल में ऐसा तूफान जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और चुपचाप वापस अपनी जगह लौट गया। वो जानता था कि जो उसने किया वो उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था, फिर भी न जाने क्यों उसने वानी को मरने से बचा लिया। और अब वो उसे इस शांत जगह पर क्यों लेकर आया था, ये सवाल भी उसे भीतर ही भीतर कचोट रहे थे। दिल में उठते इन जज्बातों के पीछे की वजह वो खुद नहीं समझ पा रहा था। शायद कुछ बदल रहा था उसके अंदर, पर क्या, ये सवाल अब भी अधूरा था। जैक वानी को अपने मेंशन लाता है। वानी चुपचाप बेमन से भीतर जाती है और सीधे बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में जैक अंदर आता है, फोन में व्यस्त, आंखों में ठंडक और चेहरे पर वही उदासीनता। वह सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए सोफे पर बैठ जाता है। वानी अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे और वह खुद को किसी तरह संयमित करते हुए बिस्तर के एक कोने में सिकुड़कर सो जाती है। कुछ वक्त बाद जैक भी वहीं आकर बिस्तर पर लेट जाता है, वानी से कुछ दूरी बनाए रखते हुए। वो जानता था अगर उसने उसे छुआ तो खुद को रोक नहीं पाएगा। और आज उसका मूड वानी को और तकलीफ देने का बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह जब वानी की आंख खुलती है तो वह खुद को कमरे में अकेला पाती है। साइड टेबल पर रखे नए कपड़ों की तरफ उसकी नजर जाती है, मगर उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वह बस चुपचाप बैठ जाती है, आंखों में नफरत और दिल में दर्द लिए। वह खुद से बुदबुदाती है, उन सबको कोसती है जिन्होंने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। आंसू उसके चेहरे पर बहते रहते हैं, मगर कोई उन्हें पहुंचने वाला नहीं था। कुछ देर बाद जैक की मां कमरे में दाखिल होती है, चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। उनके साथ नैनी और कुछ नौकरानियां थी, जिनके हाथों में कीमती सामान और गिफ्ट्स थे। जैक की मां वानी के पास आकर बैठ जाती है, उसके आंसू पोंछते हुए नरमी से कहती है, ओह माय लिटिल क्वीन, डोंट क्राई। वानी उन्हें देखती है, हाथ जोड़कर विनती करती है, आंटी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जैक की माँ उसकी बात पर हल्का मुस्कुराती है, उसके बालों को सहलाते हुए जवाब देती है, नो माय ब्यूटी, नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब तुम बन चुकी हो मेरी लेडी बॉस, जैकी की वाइफ शब्द सुनते ही वानी के कान सुन्न हो जाते हैं। जैसे ही उसके मन में इस रिश्ते की सच्चाई बैठती है, वो फूट फूट कर रो पड़ती है। वह एक झटके से उठ खड़ी होती है और चीख उठती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उस राक्षस से शादी नहीं कर सकती, वो क्रिमिनल है, शैतान है, मैं नहीं। वह रोती हुई दीवार की तरफ जाती है और सिर टिकाकर खड़ी हो जाती है। जैक की माँ बाकी सभी को बाहर भेज देती है। वो वानी के पास जाकर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वानी उनका हाथ झटक देती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलती है, जिससे उसके जख्मी हाथ से खून बहने लगता है, मगर उसे इसकी परवाह नहीं थी।
वानी तेजी से मेंशन के हॉल से निकलती है, जहां उस वक्त सिर्फ बॉडीगार्ड्स और नौकरानियां थी। जैक उस समय बाहर गया हुआ था। गार्ड्स कुछ नहीं कर सकते थे, वे जानते थे वानी को रोकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं। वह मेंशन से बाहर भाग जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मेंशन के अंदर जैक की माँ अपने कमरे से निकलती है। नेनी उन्हें चिंतित होकर देखती है और पूछती है, माय गॉड मदर, शी इज गोइंग। अब क्या होगा? जैक की माँ शांत मुस्कान के साथ जवाब देती है, डोंट वरी, वो वापस यहीं आएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर वानी, वो अनजान सड़कों पर दौड़ती जाती है, थकी, डरी और टूटी हुई। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटी सी दुकान दिखती है। वह उसके पीछे छिप जाती है और मुंह दबाकर रोने लगती है। उसे लग रहा था कि वह रातों रात इस नर्क से भाग निकलेगी, लेकिन अब क्या होगा, यही सोच उसे अंदर से तोड़ रहा था। वह जानती थी वह किसी भी हाल में जैक से शादी नहीं करना चाहती। उसके लिए ये रिश्ता मौत जैसा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिल्ली में सीआईडी टीम को वानी के लापता होने के एक हफ्ते बाद कुछ अहम सुराग मिल चुके थे। अब उन्हें पता चल चुका था कि वानी को भारत से बाहर एयरवे के जरिए ले जाया गया था। वे जगह तक पहुंच चुके थे, बस ये साफ नहीं था कि उसे क्यों और किसने अगवा किया। मिस्टर बिरला और रोहन पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, मगर सीआईडी ने अब तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच जैक एक ऊंची बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठा इन सारी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम था कि अब सीआईडी उसके पीछे है, मगर वह बेपरवाह था, जैसे कुछ भी उसे छू नहीं सकता। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, जैक मन ही मन सोचता है। इस बार मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। वानी उस सुनसान दुकान के पीछे छुपी कांप रही थी। उसे यकीन था कि जैक उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जब उसने ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की गूंज और सड़कों पर कई गाड़ियों के सायरन सुने, उसका दिल कांप उठा। वह जल्दी से एक पुरानी पटरियों के नीचे दुबक गई ताकि हेलीकॉप्टर की नजरों से बच सके। उसके हाथ अब भी लहूलुहान थे, दर्द लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इससे ज्यादा उसकी रूह को तकलीफ थी। वो बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती, सोचती बस रात हो जाए, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, हमेशा के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ जैक अपने मेंशन में बियर की बोतल लिए बैठा था। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि वानी ज्यादा दूर नहीं जा सकती। उसने बोतल जमीन पर फेंकी, फिर ठहाका लगाया, पहली बार जिसे मैं दिल से चाहता हूँ, वो मुझसे भाग रही है। उसकी आंखों में अजीब सी प्यास थी, मोहब्बत की नहीं, मालिकाना हक की। उसी वक्त उसका फोन बजा। बॉस, वी फाउंड हर। जैक की मुस्कान और भी गहरी हो गई, बिल्कुल शैतानी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वानी अब भी छुपी थी, पर उसे यह एहसास नहीं था कि वो अब भी जैक की नजरों में है। ड्रोन से, कैमरों से, या शायद लोगों से उसकी हर हरकत मॉनिटर की जा रही थी। रात ढलने लगी, अंधेरे के साथ साथ वानी की हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसने सोचा अब वक्त है निकलने का। वह चुपचाप बाहर निकली, ठंडी सड़क पर नंगे पैर दौड़ने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी ताकत ने साथ छोड़ दिया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और फफक पड़ी। भगवान, मुझे क्यों? वह बुदबुदा रही थी। उसी वक्त किसी ने उसके सामने रुमाल बढ़ाया। वानी ने बिना देखे रुमाल थामा और आंसू पोंछने लगी, लेकिन जब उसे होश आया और उसने ऊपर देखा, वह सिहर गई। जैक उसके सामने खड़ा था, वही शैतानी मुस्कान, वही आंखों की ठंडी सिहरन। वह डर से पीछे सरकने लगी। नहीं, प्लीज, मुझे जाने दो। जैक ने धीरे से उसके करीब आते हुए कहा, नो माय डार्लिंग, यू आर जस्ट अ माफियाज डार्लिंग, ओनली माइन। वह झुका, वानी का हाथ पकड़ा और झटके से उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। वानी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन थकान और कमजोरी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तभी एक कार आकर रुकी। मैक्स ने दरवाजा खोला और जैक ने वानी को अंदर धकेल दिया। वानी अब पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कार के भीतर अंधेरा था। जैक ने वानी के चेहरे को देखा, फिर उसके गालों को हल्के से सहलाया। तुम नहीं जानती स्वीटी, तुम मेरी जिंदगी की पहली सच्ची चाहत हो, और इसलिए तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। फिर उसने लाइट बंद की और खिड़की से बाहर देखते हुए बुदबुदाया, जब तक ये लड़की मेरी है, तब तक इसकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। बाकी ये जिंदा रहे या न रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं। उसकी आंखों में वानी के लिए कोई प्यार नहीं था, सिर्फ पजेसिव डिजायर और अंधा हक। जैक जब वानी को अपने मेंशन में लेकर पहुंचा, तो उसकी मां वानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। जैक ने बिना कुछ कहे वानी को सीधे अपने कमरे में भेजा और एक मेड को आदेश दिया कि वह वानी के कपड़े बदलवाए, उसके शरीर को साफ करवाए और उसे एक एनर्जी इंजेक्शन लगाया जाए। कुछ समय पश्चात जब जैक कमरे में लौटा, तो उसने देखा कि वानी कोने में घुटनों में सिर छुपाए बैठी थी। उसके आंसू लगातार उसके पैरों पर गिर रहे थे। जैक चुप रहा, उसे पता था कि वानी की ये सिसकियां अब उसका रोज का हिस्सा बन चुकी हैं। वह चुपचाप जाकर उसके बगल में लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वानी की रुक रुक कर आती सिसकियों ने उसकी नींद को बार बार तोड़ दिया। आखिरकार जब वह बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो गुस्से में उठकर तकिए के नीचे से अपनी पिस्तौल निकाल ली। तेज कदमों से वानी के पास गया, उसके बालों को पकड़कर उसे बेड पर धक्का दिया और सिर पर बंदूक तान दी। वानी डर से जड़ हो गई, उसकी आंखों में मौत का साया साफ झलक रहा था। मगर जैक ने अचानक बंदूक हटा ली और खिड़की की ओर मुड़ते हुए गुस्से में सारी गोलियां चला दी। कमरे में गूंजती गोलियों की आवाज से वानी सहम गई थी। वह एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। बिना कुछ कहे जैक ने बंदूक को उठाकर पास की कांच की टेबल पर दे मारा। टेबल चकनाचूर हो गई। बाहर मची आवाजें सुनकर मैक्स और जैक की मां भागकर हॉल तक पहुंची, लेकिन जब कमरे से फिर कोई आवाज न आई, तो सब वापस लौट गईं। रूम में अब भी सन्नाटा पसरा था।
जैक खुद को संयमित करता हुआ वॉशरूम गया और कुछ मिनट बाद लौटते वक्त उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। वानी अब भी चुपचाप करवट लेकर लेटी थी, सिसकियों की जगह अब एक गहरा मौन था। अगली सुबह वानी की आंख खुली तो कमरे में चारों ओर कांच के टूटे टुकड़े बिखरे हुए थे। वह बिस्तर पर बैठी सोचने लगी, आखिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी बेरहम हो गई? मैंने कौन से पाप किए थे कि मुझे ऐसे दरिंदे के साथ रहना पड़ रहा है? एक पल को उसने मौत को विकल्प माना, पर उसे एहसास हुआ जैक उसे कभी मरने नहीं देगा। उसी समय कमरे में कुछ मैट्स और एक मेकअप आर्टिस्ट दाखिल हुए। उनके हाथों में महंगे कपड़े और मेकअप किट्स थे। उनके पीछे आए जैक की मां ने वानी के पास आकर उसके गाल सहलाए और एक मीठी लेकिन आदेशात्मक मुस्कान के साथ कहा, ओह माय लिटिल गर्ल, जल्दी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, वेडिंग ड्रेस। वानी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जैक की मां ने मुड़कर मेकअप आर्टिस्ट को देखा और कठोर स्वर में कहा, इसे परी की तरह तैयार करो, वरना अपनी जान देने के लिए तैयार रहना। सभी सहम गए। वानी को बाथरूम में भेजा गया, जहां उसने हीरे जवाहरातों से सजी अत्यंत भारी और आलीशान सफेद वेडिंग गाउन पहनी। उस ड्रेस का बोझ अब उसकी आत्मा पर भी महसूस होने लगा था। जब वह बाहर निकली तो सभी उसे देखते रह गए। बिना किसी मेकअप के भी वह किसी परी की तरह लग रही थी। सभी के मुंह से बस एक शब्द निकला, वाओ। कुछ ही समय में वानी को मेकअप, हैवी ज्वेलरी और स्टाइलिश हेयर स्टाइल के साथ एक परफेक्ट ब्राइड बना दिया गया। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी और निराशा की परछाई। जब वानी को बाहर लाया गया तो उसने पूरा मेंशन देखा, जहां सफेद, गुलाबी और लाल फूलों और बलून से एक परी लोक जैसा दृश्य रचा गया था। हर जगह गुलाब की महक थी। हॉल में बैठी जैक की मां जब वानी को सजी धजी देखती है तो चौंक जाती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं अपनी शादी में भी इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। लेकिन जब उनकी नजर वानी की आंखों पर पड़ी तो वो सब समझ गई, वानी खुश नहीं है। कुछ देर बाद दोनों चर्च के लिए निकलती हैं। रास्ते भर जैक की मां वानी से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वानी बस खिड़की के बाहर देखती रहती है। उसकी गीली पलकों में अब कोई दुआ नहीं थी, सिर्फ एक खामोश प्रार्थना, हे भगवान, अगर तू है तो अभी मुझे उठा ले। वानी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में हलचल थी। आज उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। आज वो एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रही थी जिसकी उसने कभी कामना नहीं की थी, एक क्रिमिनल, एक माफिया के साथ। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही समय में सभी कारें चर्च के सामने आकर रुकी। वानी की कार जिस जगह रुकी वहां लाल गुलाबों से सजे रेड कारपेट पर रास्ता बना हुआ था। जैक की मां सबसे पहले बाहर निकली। सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ तैनात थे। सब कुछ बहुत हाई क्लास लेकिन डरावना था। मैक्स ने झुककर वानी की कार का दरवाजा खोला। वानी धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाथों में गुलाबों का एक छोटा सा गुलदस्ता था और दूसरा हाथ भारी वेडिंग ड्रेस को संभाले हुए। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। जैक की मां, नैनी और मैक्स के साथ वह चर्च की ओर बढ़ने लगी। चर्च में सन्नाटा था। वहां सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे जिनके हाथों में हथियार थे। जैसे ही वानी चर्च के अंदर पहुंची, उसकी नजर पूरे हॉल पर गई। चर्च बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, सफेद और गुलाबी फूलों से, एक परी कथा की तरह। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, वानी, मेरा बच्चा। वानी की आंखें खुली रह गईं। उसने आवाज की दिशा में देखा, उसके पापा। वह उनके पास भागना चाहती थी, लेकिन जैक की मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने पापा के पास जाना है। प्लीज आंटी, मुझे जाने दीजिए। वानी गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन जैक की मां डर से मस नहीं हुई। दूसरी ओर वानी के पापा भी अपने बॉडीगार्ड से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि ऐसा करने पर उन्हें ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। जैक ने यही आदेश दिया था। वे बस लाचार होकर रो रहे थे, अपनी बेटी को सामने देखकर भी गले नहीं लगा पा रहे थे। वानी तड़प रही थी और जैक ये सब दूर खड़ा देखकर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने वानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वानी अब भी अपने पिता की ओर देख रही थी और गिड़गिड़ाकर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पापा के पास जाने दो। जैक ने मैक्स की ओर इशारा किया। मैक्स तुरंत मिस्टर बिरला की ओर गया और उनके कोट के बटन खोलने लगा। जैसे ही कोट खुला, उनके शरीर पर एक बम बंधा हुआ था। वानी की आंखें डर से फैल गईं। वह तुरंत शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि अगर उसने और जिद की तो उसके पिता की जान चली जाएगी। जैक ने वानी का हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए उसे देखा, वो मुस्कान जिसमें सुकून नहीं, सत्ता थी। अब वानी की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह शांत हो गई और जैक के साथ वेडिंग स्टेज की ओर बढ़ गई। कुछ ही समय में फादर ने जैक और वानी की शादी करवा दी। वानी ने मजबूरी में हाँ कहा। यह उसके जीवन का सबसे दुखद हाँ था। शादी के बाद जैक के पिता, जो काफी समय से खामोश थे, कुर्सी से उठे और जैक और वानी को बधाई दी। उन्होंने जैक की मां को अनदेखा किया। वानी उस वक्त भी अपने पिता की ओर देख रही थी, उनके पास जाना चाहती थी। फादर ने दोनों को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब चर्च में बस 4 लोग रह गए थे, जैक, वानी, वानी के पिता और जैक के पिता। कुछ बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। जैक ने वानी का हाथ छोड़ दिया और मैक्स को उसके पिता को छोड़ने का इशारा किया। मैक्स ने मिस्टर बिरला को आजाद किया। वानी तुरंत अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर बिरला ने वानी के आंसू पोंछते हुए कहा, वानी मेरा बच्चा, चुप हो जा, मैं तुझे यहाँ से ले चलूंगा, बस अभी शांत हो जा। वानी रोते हुए बोली, पापा मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। ये आदमी, इसने जबरदस्ती। वह बीच में ही रुक गई और फिर से रोने लगी। मिस्टर बिरला सब समझ चुके थे। उनकी आंखें भी नम हो गईं। वानी ने फिर कहा, पापा इसने मुझे बहुत मारा है, ये मुझे जान से मार देगा, प्लीज पापा मुझे यहाँ से ले चलिए। ये सुनकर मिस्टर बिरला का गुस्सा 7वें आसमान पर था,
लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, वानी उनका हाथ पकड़कर बोली, चलो पापा, चलो यहाँ से। जैक तुरंत उठ खड़ा हुआ और वानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। गुस्से से बोला, यू आर माई वाइफ नाउ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर गई तो फिर कभी अपने माता पिता को नहीं देख पाओगी। मिस्टर बिरला गुस्से से चीखे, तुम गुंडे, दूर रहो मेरी बेटी से, वह मेरी बेटी है, उसे छोड़ दो। जैक के पिता ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और मिस्टर बिरला को फिर से टेप लगाकर वहां से हटाया जाने लगा। वानी रोती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। चर्च का माहौल अब लगभग खाली हो चुका था। वानी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने पापा को इस तरह बेइज्जती के साथ जाते देखना उसे तोड़ चुका था। जैक के पापा, जैक, वानी और कुछ बॉडीगार्ड्स ही अब चर्च में बचे थे। जैक के पिता ने जैक को गले लगाया और एक बार फिर शादी की बधाई दी। जाते जाते वे जैक के कान के पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, बेस्ट ऑफ लक माय सन फॉर योर फर्स्ट नाइट एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। फिर उन्होंने जैक के कंधे पर हल्का थपथपाया और चर्च से बाहर चले गए। जैक ने डबल स्माइल के साथ अपने पिता को जाते हुए देखा, फिर उसकी नजर वानी पर पड़ी, जो सिर झुकाए चुपचाप आंसुओं को बहने दे रही थी। जैक ने अपना रुमाल निकाला और वानी के गालों से आंसू पोंछते हुए उसका हाथ थाम लिया। फिर उसके हाथ को चूमते हुए बोला, सो माय डियर सेक्सी वाइफी, यू नो टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हॉट एंड ऑल्सो एंजल। जैक के ये शब्द सुनकर वानी को भीतर तक घिन सी महसूस हुई। वह चुप रही, लेकिन मन ही मन जैक को कोस रही थी। उसके चुप रहने पर जैक ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा और उसे चर्च से बाहर ले आया। बाहर नैनी और मैक्स खड़े थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर दोनों को शादी की बधाई दी। कुछ ही देर बाद वे सभी चर्च से रवाना हो गए। पूरे रास्ते वानी चुप रही, उसकी आंखें खिड़की से बाहर टिकी थी। जैक भी शांत था, शायद पहली बार। वह भी दूसरी ओर देख रहा था। जैसे ही वे जैक के मेंशन पहुंचे, पूरा घर पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लाइट्स और फूलों से सजा हुआ। अंदर पहुंचते ही जैक की नजर दो लोगों पर पड़ी, जो उसी की उम्र के थे और आराम से सोफे पर बैठे थे। जैक की आंखों में चमक आ गई। उसने वानी का हाथ हल्के से पकड़ा और नैनी को इशारे से वानी को कमरे में ले जाने को कहा। जैक हॉल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, दोनों खड़े हो गए और जैक को गले लगा लिया। एक आदमी, जिसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था, जैक के कंधे पर हल्के से धक्का देते हुए बोला, हे जैकी, यू गेटिंग मैरिड, कांग्रेचुलेशंस यार। जैक ने मुस्कुराते हुए उसके पेट पर हल्की थपकी दी और कहा, थैंक यू माय डियर अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जैक का कजिन था, उसका करीबी दोस्त भी, जो हाल ही में कुछ मर्डर केस में फंसा हुआ था। दूसरे आदमी ने भी जैक को गले लगाया और मजाकिया अंदाज में कहा, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। जैक ने हंसते हुए जवाब दिया, थैंक यू मेरॉन। मेरॉन जैक की बुआ का बेटा था, एकदम सीधा सादा, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। वह अपने माफिया परिवार से बिल्कुल अलग था। अलेक्जेंडर ने इधर उधर देखते हुए पूछा, जैकी, वेयर इज योर वाइफ? मेरॉन ने भी उसकी बात में सहमति जताई। जैक मुस्कुराया और बोला, आई विल मीट हर ऑन द डे ऑफ द पार्टी विथ एवरीवन। फिर तीनों बैठकर ड्रिंक्स और बातचीत में लग गए। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर और मेरॉन वहां से चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वही कमरे में वानी अब ड्रेस बदल चुकी थी। एक सिंपल ड्रेस पहनकर वह चुपचाप सोफे पर बैठी थी। रोने की वजह से सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पिछले कई दिनों से वह बस रो ही रही थी। वह अपने हाथों को देख रही थी, जिनमें जख्म थे, जो उसने खुद चाकू से काटे थे। लेकिन जैक की मां ने समय पर आकर उसे बचा लिया था। वानी को डर लग रहा था, आज रात जैक उसके साथ फिर कुछ जबरदस्ती न कर बैठे। यही सोचकर उसका बदन कांपने लगा। नैनी ने उसे एक पेन किलर और एक पैकेट लाकर दिया था। वह पैकेट प्रोटेक्शन था। ये देखकर वानी की आंखों में आंसू आ गए। नैनी ने जो नाइट गाउन उसे पहनने के लिए दिया था, वह भी जैक का ही आदेश था। वानी को अब सब समझ आ चुका था, पेन किलर क्यों दिया गया, पैकेट क्यों था, सब। वह बुरी तरह डर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर हॉल में अलेक्जेंडर और मेरॉन के जाने के बाद जैक ने एक कॉल रिसीव किया। बात करते करते उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फोन रखते ही उसने दीवार पर घूंसा मारा और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर खड़ा मैक्स जैक के गुस्से को देखकर घबरा गया। वह जानता था जैक का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर भारत के दिल्ली शहर में सीआईडी के 6 अधिकारी जो वानी के केस पर काम कर रहे थे, अचानक गायब हो गए थे। अब नया केस शुरू हो गया था, इन गायब अधिकारियों की तलाश। रोहन और पूरा बिरला परिवार अब मिस्टर बिरला को ढूंढने में जुटा था, जो अचानक से लापता हो गए थे। नेहा और मिसेस बिरला भी बहुत परेशान थी। जबकि मिसेज बिरला को पहले वानी के गायब होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, अब वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनके पति सकुशल लौट आए। नेहा और रोहन को मैसेज बिरला की यह नई चिंता झूठी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों ही उन्हें वानी के लापता होने पर मुस्कुराते देखा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इधर डेविडसन मैंसन में एक सुनसान बिल्डिंग में 8 लोगों को रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया था। वे सब बुरी तरह टॉर्चर किए जा रहे थे। सामने कुर्सी पर मिस्टर बिरला को भी बांधकर बैठाया गया था। उनकी आंखों में साफ साफ डर दिख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और जैक की एंट्री हुई। जैक अभी भी अपनी शादी के कपड़ों में था और उनमें वह बेहद आकर्षक लग रहा था। वह धीरे धीरे कमरे में चलता हुआ आया। उसने मिस्टर बिरला के पास जाकर उन्हें खोलने का इशारा किया और उनके ठीक सामने बैठ गया। मिस्टर बिरला गंभीरता से बोले, लिसन मिस्टर ओल्ड मैन, आई टोल्ड यू टुडे आई बिकेम योर सन इन लॉ, व्हिच मींस ऑफिशियली यू आर माय फादर इन लॉ नाउ। दिस इज माय लास्ट वार्निंग, डू नॉट ट्राई टू टेक योर डॉटर अवे फ्रॉम हियर, बिकॉज़ द मोर यू ट्राई द मोर आई विल टॉर्चर हर। जैक की बातें सुनकर मिस्टर बिरला गुस्से से चीखे, कमीने, तुझे अंदाजा नहीं है तूने किससे पंगा लिया है।
आई एम कारण बिरला, अ रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तू मेरे पावर को नहीं जानता, मैं तुझे तबाह कर दूंगा। मिस्टर बिरला का गुस्सा देख जैक जोर से हंसने लगा, एक राक्षसी हंसी। हंसी रोकते हुए जैक बोला, ओ माय डियर फादर इन लॉ, आई नो यू नो नथिंग अबाउट मी। यू ओनली नो माय नेम, बट लेट मी टेल यू, आई एम जैक डेविडसन। जैसे ही जैक ने अपना पूरा नाम बताया, मिस्टर बिरला की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। वह नाम वह अच्छी तरह जानते थे। जैक डेविडसन, एक कुख्यात माफिया जिसका खौफ हर कोने में था। अब मिस्टर बिरला पूरी तरह चुप हो चुके थे। वह पसीने से तर थे और जैक के सामने बेजान लग रहे थे। जैक ने देखा अब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वह उठा और अपने साथी मैक्स को कुछ कहकर वहां से चला गया। जैक जब घर पहुंचा तो रात काफी हो चुकी थी। उसके कमरे को सफेद और गुलाबी गुलाबों से सजाया गया था। वानी को मजबूरी में नैनी और जैक की मां के कहने पर एक ट्रांसपेरेंट नाइट गाउन पहनना पड़ा, जिसमें उसका शरीर काफी हद तक झलक रहा था। वानी बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं और वह बस यही सोच रही थी कि क्या वाकई आज उसकी सुहागरात है। क्या उसे फिर वही सब झेलना पड़ेगा। उसे डर था, जैक का अतीत उसे भली भांति याद था। वह जानती थी कि जैक जबरदस्ती करता है और बेहद दर्दनाक अनुभव बनाता है। 2-3 बार वह पहले भी यह सब झेल चुकी थी। कमरे में कैंडल्स चल रही थी, वाइन की बोतलें सजी थी और जानबूझकर बेड पर प्रोटेक्शन और पेन किलर रखे गए थे ताकि वानी के पास छुपाने का मौका ना रहे। वानी खिड़की के पास खड़ी आसमान की ओर देख रही थी, जहां काले बादलों में छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। उसे अपने पिता की चिंता हो रही थी, क्या वह ठीक है या जैक ने अब भी उन्हें कैद कर रखा है। इन्हीं ख्यालों में डूबी वानी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से कांप गई। उसे पता था कौन आया है। उसकी कमर पर किसी के गर्म हाथ महसूस हुए। उसकी सांसें थम गईं। जैक के हाथ में वाइन का ग्लास था और दूसरा हाथ वानी की कमर पर। उसने जबरदस्ती वानी के होठों से वाइन लगाई। वानी को उसकी महक भी सहन नहीं हो रही थी, पर अंत में उसे पीनी पड़ी क्योंकि विरोध का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद जैक ने वानी को जबरदस्ती बेड पर फेंका, शर्ट के बटन तोड़े और सब कुछ बिखेर दिया। वानी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस सब कुछ सह रही थी। वह रात उसके जीवन की एक और डरावनी याद बन गई। जब सब कुछ खत्म हुआ तब रात के 3 बजे थे। जैक उसे ब्लैंकेट से ढककर उसके पास लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आखिर वानी अब उसकी पत्नी थी, वह उसे अपनी अमानत समझता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब वानी की नींद खुली तो पिछली रात की हर बात उसकी आंखों में तैरने लगी। वह धीरे से वॉशरूम गई, नहाकर तैयार हुई। अब उसने ठान लिया था वह इस जुल्म से मुक्ति पाएगी। पर यह आसान नहीं था। जैक की कमजोरी वह जान चुकी थी, लेकिन उस कमजोरी का इस्तेमाल वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह करती तो शायद खुद भी जिंदा न बचती। वानी को अब कोई और रास्ता निकालना था। तैयार होकर वह कमरे से बाहर निकली। मेड कमरे की हालत सुधार रही थी। वानी बाहर निकली और जाकर गार्डन में बैठ गई। दूर खड़ी नैनी वानी को देख रही थी। वे वानी के बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। वानी गार्डन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं। उसकी जिंदगी एक ही रात में पूरी तरह बदल चुकी थी। कल उसकी शादी हुई थी उस राक्षस से, जिसे वह मन ही मन कोस रही थी। वह राक्षस और कोई नहीं, उसका पति जैक था। 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन वानी वहीं गार्डन में बैठी रही। उसे भूख लग रही थी। उसने अब तक कुछ खाया भी नहीं था। ये पहली बार था जब वह मेंशन में आजादी से घूम रही थी। पूरा मेंशन ग्रे, ब्लैक और ब्लू रंगों में सजा हुआ था। हर कोना महंगे फर्नीचर और लग्जरी डेको से सुसज्जित था। सब कुछ देखने में सुंदर था सिवाय जैक के। चलते चलते वानी एक गैलरी तक पहुंची जहां कोई कमरा नहीं था, लेकिन दीवार पर जैक की फैमिली की ढेरों तस्वीरें लगी थी। उसने देखा कि तस्वीरों में जैक के मम्मी पापा, दादा दादी, अंकल आंटी और कई कजिन्स थे। इनमें से 2 लोग वानी को पहचान में आए, जैक के अंकल और आंटी, जो भारत में रहते थे। कुछ देर बाद वानी किचन की ओर गई, जहां एक मेड खड़ी थी। मेड ने वानी को देखकर फ्रिज से एक मिल्कशेक निकाला और चुपचाप थमा दिया। वानी चौंक गई क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं जानता था कि उसे सुबह सुबह मिल्कशेक पसंद है। वह कुछ कहे बिना मिल्कशेक लेकर बाहर निकल आई। पूरे मेंशन में सिर्फ मैड्स और नैनी थी। जैक का सुबह से कोई अता पता नहीं था। वानी के पास फोन भी नहीं था जिससे वो खुद को व्यस्त रख सके। वह बोर होकर हॉल में एक सोफे पर बैठ गई। छत पर लगा शानदार झूमर उसे घूरने लगा और वह उसे एकटक देखने लगी। जब झूमर भी उबाऊ लगने लगा तो वानी सीधा किचन में गई, जहां नैनी कुछ बना रही थी। वह सिंक के पास जाकर बैठ गई और बोली, मुझे बोर हो रहा है, क्या कुछ एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो सकता है। नैनी वानी का व्यवहार देखकर हैरान रह गई। आज वानी का व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ था। वह जैसे इस शादी और इस मेंशन में रहने से पूरी तरह सहज हो चुकी थी। उसकी बातें सुन नैनी को चक्कर सा आ गया। फिर वानी की आंखों में झांकते हुए नैनी ने मुस्कुरा कर कहा, माय डियर मैडम, आपको क्या चाहिए। वानी, जो अब किचन के बर्तनों को देख रही थी, नैनी की ओर मुड़ी और बोली, मुझे बाहर घूमने जाना है और कुछ चिप्स चाहिए खाने के लिए। सभी मैड्स और नैनी हक्का बक्का रह गए। इतनी जल्दी वानी ऐसे व्यवहार करेगी, किसी ने नहीं सोचा था। कुछ ही मिनटों में वानी के सामने महंगे ब्रांड्स के चिप्स के पैकेट्स और बाउल्स का ढेर लग गया, लेकिन उनमें से एक भी ऑनियन फ्लेवर नहीं था, जिससे वानी उदास हो गई। उसने सिर्फ एक सिंपल पोटैटो चिप्स का पैकेट लिया और बाहर चली गई। जैसे ही नैनी को पता चला कि वानी को ऑनियन फ्लेवर चिप्स चाहिए थे, उन्होंने तुरंत एक मेड को भेजा, क्योंकि अगर जैक को पता चल जाता कि उसकी बीवी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो जान पर बन आती। वानी जानबूझकर हॉल में चिप्स गिरा रही थी ताकि मैथ्स को परेशान कर सके। जब चिप्स खत्म हो गए तो उसने पैकेट को हॉल में फेंक दिया। दोपहर के करीब 1 बजे थे। मैथ्स ने वानी से लंच के लिए पूछा, लेकिन उसका मन नहीं था।
तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। वानी समझ गई जैक वापस आ गया है। वह तुरंत अपने कमरे की ओर भागी। जैक चुपचाप मेंशन में दाखिल हुआ और सीधे अपने कमरे में चला गया। वहां उसने वानी को सोफे पर बैठा देखा, जो नेल पॉलिश लगा रही थी। वह वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। उसे पहले ही मैच से पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि वानी आज पूरे दिन क्या कर रही थी। नैनी ने भी फोन पर बताया था कि वानी का व्यवहार आज बिल्कुल अलग है। जैक वानी के पास आया और उसी सोफे पर बैठ गया, लेकिन वानी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अपने नेल पॉलिश में बिजी बनी रही जानबूझकर। वानी का बर्ताव जैक को अजीब लग रहा था। वह वानी पर कभी भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब उसे शक होने लगा था। जैक उससे कुछ कहने ही वाला था, तभी वानी उठी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जैक के शब्द वहीं रुक गए। उसे यह अपमान जैसा महसूस हुआ। वह वानी को घूरता रहा, जो अब मिरर के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। जैक खड़ा हुआ, अपनी जैकेट और शर्ट उतारकर सोफे पर फेंक दी, टाई भी एक कोने में फेंकी। फिर पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे धीरे वानी की तरफ बढ़ा। वानी अब भी नीचे देख रही थी। वह जानबूझकर मिरर में जैक की परछाई से बच रही थी, हालांकि उसे एहसास हो गया था कि जैक उसके ठीक पीछे खड़ा है। जैक अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे यह गवारा नहीं था कि उसकी बीवी उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करे। उसने जेब से हाथ निकालकर अचानक वानी के बाल पीछे से पकड़ लिए। वानी को तेज दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत आंखें उठाई और देखा, जैक की लाल आंखें गुस्से से उसे घूर रही थी। उसका हाथ और कसता जा रहा था। वानी ने अपने बालों पर हाथ रखा और जैक का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू बह निकले। जैक ने वानी को बालों से पकड़कर जबरदस्ती उठाया। वानी का सिर उसके सीने तक ही आता था और अब वह पूरी तरह से जैक के कंट्रोल में थी। वानी दर्द में कराहते हुए बोली, प्लीज लीव मी, लीव माई हेयर, इट्स पेनिंग। लेकिन जैक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने वानी को और पास खींचा, उसकी कमर पर हाथ रखा और फिर बाल छोड़ते हुए अपने सिर को उसके कंधे पर टिका दिया। ओ वाइफी, you're feeling pain. I know, but it's your fault. You didn't even bother to look at me. उसने धीमे से कहा। वानी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची और बोली, तुम जैसे नीच इंसान को देखना मेरी आंखों का अपमान होगा। जैक हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वानी इतनी जल्दी बोलना सीख जाएगी, वो भी इस तरह। कुछ सेकंड वो शांत रहा, फिर अचानक वानी के टॉप में हाथ डालकर उसकी कमर पर नाखून चला दिए। निशान गहरे तो नहीं थे, पर दर्द बहुत हुआ। जैक ने फुसफुसाते हुए कहा, बट यू कांट डू एनीथिंग बेबी, you're stuck with this bastard forever. वानी गुस्से में कांप उठी। उसने तुरंत जैक का हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। थोड़ी कोशिश के बाद वानी ने जैक को जोर का धक्का दिया, जिससे वो अलग हो गए। जैक ने उसे क्रोध से देखा। वानी ने उंगली उठाकर कहा, दूर रहो मुझसे, यू डेविल मैन, आई हेट यू, और हमेशा करती रहूंगी। जितना दूर रहोगे मुझसे उतना ही अच्छा है, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जो मैं देख रही हूँ वो मैं हूँ नहीं। जैक उसे गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगा। उसे वानी का गुस्सा और भी ज्यादा आकर्षक लगा। धीरे धीरे वह फिर वानी की ओर बढ़ा। वानी घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन कमरे में जगह कम थी। कुछ ही देर में उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। जैक उसके करीब आया, दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर दिए। उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ओ माय डार्लिंग, आई वांट यू टू हेट मी सो आई कैन लव यू इवन मोर। एंड यू नो व्हाट, यू आर टू हॉट व्हेन यू आर एंग्री, मेक्स मी वांट टू किस यू। वह आगे बढ़ा और वानी को जबरदस्ती किस करने लगा। वानी अपना मुंह घुमा रही थी, लेकिन जैक ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे मजबूर कर दिया। कुछ ही देर बाद दोनों बेड पर थे। जैक फिर जबरदस्ती करने लगा। वानी उसे रोक रही थी, लेकिन डरती थी कि अगर उसने हाथ उठाया तो फिर से वही सब न हो जाए जो पहली बार हुआ था। आखिर में वानी ने पूरी ताकत से जैक को धक्का दिया और वॉशरूम की ओर भाग गई। जैक उसे भागते हुए देखता रहा और अंगूठी से होंठ साफ करते हुए बोला, ए डे आई किल यू बेबी, और एक शैतानी मुस्कान के साथ खुद से बड़बड़ाने लगा। जैक बेड पर बैठा वानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वानी नहीं आई। वह वॉशरूम में थी। आखिरकार जैक से और इंतजार नहीं हुआ और वह खुद वॉशरूम में चला गया। वानी शावर के नीचे बैठी थी। ठंडा पानी उसके ऊपर लगातार गिर रहा था और वह अपने घुटनों में सिर छिपाए चुपचाप बैठी थी। जैक कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा। जब उससे और सहन नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर शावर बंद कर दिया। उसने वानी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके छूते ही वानी ने झटककर उसका हाथ हटा दिया। वानी के इस व्यवहार से जैक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में वानी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे वॉशरूम से बाहर ले जाने लगा। वानी को लगा था कि अगर वह जिद करेगी तो शायद जैक मान जाएगा, लेकिन जब जैक की सहनशीलता खत्म हुई तो उसने झटके से वानी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही वानी शांत हो गई। कुछ पल बाद वह बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। जैक गुस्से में था, लेकिन उसका हाथ फिर नहीं उठा। वानी की बेहोशी ने उसके भीतर की हिंसा को रोक दिया। उसके गाल पर 5 उंगलियों का निशान साफ था। जैक ने वानी को गोद में उठाया और बेड पर लिटाया। उसने वानी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी ही देर में वानी को होश आ गया। उसने आंखें खोली और सामने जैक को देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी। अपने गाल पर हाथ रखते हुए वह रोने लगी। वानी को रोते देख जैक का गुस्सा फिर जाग गया। उसे रोती लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने वानी को उठाकर खड़ा किया, कपड़ों की अलमारी से उसके कपड़े निकाले और सामने रख दिए। जैक ने वानी की ड्रेस की जिप खोलनी शुरू की, लेकिन वानी ने तुरंत उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, मैं खुद कर लूंगी। जैक थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसने उसी गाल पर जहां थप्पड़ मारा था एक हल्का सा किस किया और खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। वह चुपचाप वानी को देखने लगा।
वानी ने कपड़े उठाए और जाने लगी, तभी जैक की आवाज आई, अपने कपड़े यहीं बदलो। वानी को जैक के ये शब्द चुभ गए। उसका मन किया कि उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसने कड़े स्वर में जवाब दिया, मुझे यही नहीं चेंज करना, मैं वॉशरूम में करूंगी। जैक ने सख्त लहजे में कहा, आई कांट रिपीट माई वर्ड्स अगेन। हार मानते हुए वानी को वहीं रहना पड़ा। उसने कपड़े नीचे रखे और आंखें बंद कर ली। मन ही मन जैक को लाखों गालियां देते हुए उसने अपनी टी शर्ट की जिप खोलनी शुरू की। तभी एक आइडिया आया। उसने जिप वापस बंद की, चेहरे पर मुस्कान आई और वह अलमारी के पास गई। वहां से एक बड़ा सा बाथरोब निकाला। जैक उसकी चालाकी भांप गया था, लेकिन कुछ नहीं कहा। वानी ने पीठ जैक की तरफ कर ली और बाथरोब पहन लिया। फिर बाथरोब के अंदर ही अपने कपड़े बदले ताकि उसकी बॉडी जैक को ना दिखे। जैक उसके पीछे आया और उसे पीछे से हक कर लिया। उसने वानी की गर्दन पर किस किया और फुसफुसाते हुए बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, क्या पता किस दिन तुम्हारी सांसें ही छीन लूं। वानी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह मरना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जैक को मारने की चाह जरूर बढ़ गई थी। अब उसे समझ आ गया था कि जिद करना बेकार है, नुकसान सिर्फ उसका ही होगा।